पुष्पा जी अपने पुराने बरामदे में बैठी थी, हाथों में सिलाई मशीन की सुई और धागा। तभी घर के भीतर से बहू की तेज आवाज आई, माँ जी जरा बाहर से धनिया ले आना, सब्जी में कम पड़ रहा है। पुष्पा जी ने सिर उठाया, फिर वापस सिलाई में मगन हो गई। थोड़ी देर बाद जब बहू दोबारा चिल्लाई, माँ जी सुना नहीं क्या, धनिया लाने को कह रही हूँ। तब पुष्पा जी ने धीरे से कहा, अरे बहू अभी तो मैं कपड़े सिल रही हूँ, रमेश आता होगा, उससे मंगवा लेना। अंदर से बहू गीता रसोई में बर्तन पटकते हुए बुदबुदाई, पूरा दिन बैठी रहती हैं, उठकर एक काम नहीं कर सकती। सुबह से 5 बार चाय बना चुकी हूँ। अभी आधे घंटे पहले इनके दोस्त आए थे, उनके लिए भी चाय बनाई। अब सब्जी में धनिया चाहिए तो बोल दिया रमेश से मंगवा लेना, जैसे रमेश को कोई और काम नहीं। तभी रमेश पानी पीने के लिए रसोई में आया और बोला, क्या हुआ गीता, क्यों बड़बड़ा रही हो? गीता ने गुस्से में कहा, और नहीं तो क्या, अपनी माँ से कहो घर में नौकरानी नहीं लगी है, दिन भर बैठी रहती हैं और छोटे छोटे कामों के लिए भी मुझे बोलती रहती हैं। अब धनिया लाने को कह रही हूँ तो कह रही हैं रमेश से मंगवा लेना। रमेश ने कहा, अरे तो इसमें क्या हुआ, माँ नहीं जा सकती तो मैं ला आऊँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो बस यही करने के लिए हो। तुम्हारी माँ जब देखो तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखती है, और मुझे देखो सुबह से काम कर रही हूँ, अब धनिया के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता धनिया कितना महंगा हो गया है। कल ही सब्जी वाले ने 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है, ऊपर से तुम्हारी माँ की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। अभी तक इनकी दवाओं का बिल ख़त्म नहीं हुआ, ऊपर से अब इनकी दोस्त की शादी में जाने के लिए नई साड़ी चाहिए। रसोई के बाहर रमेश के पिताजी सुरेश जी बैठे थे, अपने पुराने अखबार को पलट रहे थे। बहू बेटे की बातें उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो बहू का गुस्सा उन पर ही निकलेगा। उन्होंने कितनी बार देखा कि जब भी छोटी मोटी बात पर बहस होती है तो अंत में मामला उन पर ही आकर रुकता है। रमेश अपनी माँ की दवाइयों और उनकी नई साड़ी के लिए पैसे जोड़ जोड़ कर लाता है, लेकिन फिर भी गीता को हमेशा शिकायत रहती थी। तभी बैठक से पुष्पा जी ने आवाज़ दी, रमेश चाय और ले आना बेटे, मेरे दोस्त बैठे हैं। रसोई से तेज़ आवाज़ में गीता बोली, ला रही हूँ माँ जी, चाय बनाने में थोड़ा समय लगता है। गीता की तड़तड़ाती आवाज़ सुनकर पुष्पा जी समझ गई कि अभी घंटे भर पहले ही उन्होंने चाय पी है और फिर से चाय के लिए कहने से बहू को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में रमेश 2 कप चाय बैठक में रखकर चला गया। चाय की प्लेट में सिर्फ चाय थी, नमकीन बिस्कुट बहू ने दिए ही नहीं थे। लेकिन अब पुष्पा जी ने बहू से कुछ नहीं कहा। मित्र चाय पीते हुए बोले, पुष्पा जी वैसे तुम्हारा इस तरफ आना कैसे हुआ, किसी खास काम से आई हो क्या? हाँ सविता, मैं अपनी पोती के लिए रिश्ता देखने आई हूँ। किसी ने मुझे आपके ही गांव का पता दिया था, फिर मुझे याद आया मेरी सहेली सविता भी तो इसी गांव की है, तो सोचा घर के बारे में भी जांच पड़ताल कर लूँगी और तुमसे मिल भी लूँगी। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया पुष्पा, अब आई हो तो खाना खा पी कर जाना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। पुष्पा जी ने खाने की बात सुनकर गीता तिल मिला जाती है। मैं खाना नहीं बनाने वाली, कान खोल कर सुन लो माँ जी। पिताजी अब नौकरी नहीं करते हैं, पेंशन आती है, पैसे कम हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद खर्च भी पिताजी को आधे कर लेने चाहिए। अभी भी वह वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उनको नौकरी की सैलरी आ रही हो। पता नहीं पिताजी कितने खुले हाथ के हैं, लगता है आपने उन्हें कभी रोका ही नहीं।
अगर रोका होता तो वह ऐसा कभी नहीं करते। थोड़ी देर में पुष्पा जी अपनी मित्र सविता के साथ गांव में लड़की के घर चली जाती हैं। वापस आने के बाद जब पुष्पा जी रसोई में बहू से खाने के लिए कहती हैं तो बेटा चिल्लाते हुए कहता है, क्या पिताजी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। एक तो दिन में 4 चाय पीते हो, 4 बार बर्तन गंदे होते हैं, बर्तनों का ढेर लग जाता है, ऊपर से तुमने अपने दोस्त को खाने के लिए भी कह दिया। क्या जरूरत थी उन्हें घर में खाने के लिए बोलने की? जिसके घर गए थे उसी के घर खा पी के आते। बताओ, मेरी पत्नी को एक लोगों का खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा? पुष्पा जी बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सविता मेरी बचपन की मित्र है, हम दोनों साथ में पढ़े हैं, नौकरी भी साथ में ही ज्वाइन की थी, एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। 3 साल पहले हम दोनों का रिटायरमेंट हो गया तो अपने अपने गांव जाकर बस गए। उसके बाद हमारा मिलना ही ना हुआ। कितने सालों बाद मेरी मित्र घर आई है तो क्या मैं उसे बिना खाना खाए घर से जाने दूंगी? हाँ, घर में खाना बनाने के लिए आपने नौकरानी लगी रखी है ना, जो दिन भर रसोई में खड़ी रहूं। मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मुझसे खाना ना बनाया जाएगा। माँ जी, आज का खाना तुम ही बना लो। इतना कहकर गीता अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे बेटा भी चला गया। पुष्पा जी यह सब देखकर बड़ी दुखी हो जाती हैं और अपने पति से कहती हैं, अच्छा बताओ, खाने में क्या खाओगे? मैं वही आप लोगों के लिए बना लूँगी। सुरेश जी बोले, पुष्पा, तुम्हें जो ठीक लगे वह बना लो। पुष्पा जी जब रसोई में गई तो देखा सब्जी के नाम पर फ्रिज में एक लौकी पड़ी है, टमाटर आलू सब कुछ खत्म है। बहुत देर तक पुष्पा जी सोचती, इतने दिनों बाद मेरे पति के मित्र घर पर आए हैं, क्या उन्हें मैं लौकी की सब्जी खिलाऊंगी? क्या सोचेंगे वह? अगर बेटे से सब्जी लाने के लिए कहूँगी तो वह नहीं जाएगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोच समझने के बाद पुष्पा जी लौकी की सब्ज़ी की जगह उसके कोफ्ते बना लेती हैं और साथ में लौकी का रायता भी बना लिया। मीठे में थोड़ी सी खीर बना दी। जब सारा खाना बन गया तो पुष्पा जी अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। इधर गीता अपने पास की ही दुकान से समोसे ऑर्डर कर लेती है और चुपचाप से बहू बेटे कमरे में बैठकर समोसे खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज रसोई में लौकी की सब्ज़ी बनने वाली है जो दोनों को ही पसंद नहीं थी। माँ जी, हम दोनों को भूख नहीं है, आप सबको खाना खिला दो। सभी लोग अपना अपना खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब गीता रसोई में गई तो देखती है पुष्पा जी ने खाने में लौकी की सब्ज़ी की जगह उसके कोफ्ते बनाए हैं और दूध की भी खीर बना ली है। यह देखकर गीता भड़क जाती है। वह यह भी नहीं देखती कि बैठक में ससुर जी के मित्र बैठे हुए हैं। रसोई से ही तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए पुष्पा जी से कहने लगती है, माँ जी, तुम्हारे हवाले रसोई कर दूँ तो पूरा राशन पानी ख़त्म कर दोगी क्या? लौकी की सब्ज़ी नहीं बना सकती थी? कोफ्ते बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतना सारा तेल बर्बाद कर दिया कोफ्ते सेंकने में। बूढ़े लोगों को सादा खाना ही सुहाता है, तेल मसाले का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। पूरा दूध भी खीर में खर्च कर दिया, अब मैं किसकी चाय बनाऊं? दूध आने में पूरे 1 घंटे का समय है, तब तक बिना चाय के बैठना पड़ेगा। बहू के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनकर पुष्पा जी रसोई में आई और बहू को हिदायत देते हुए कहती है, क्या बहू, थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करो, बैठक में मेहमान बैठे हुए हैं, अगर वह सुन लेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसी है हमारे घर की बहू जो इतना तेज सुबह सुबह से ही लड़ने झगड़ने लगी। और बहू, क्या हो गया जो मैंने लौकी के कोफ्ते बना लिए? क्या अब रसोई में खाना भी मुझे तुमसे पूछ कर बनाना पड़ेगा? यह रसोई मेरी भी है, तुमसे पहले मैंने इस रसोई में काम किया है। तुम तो अभी 1 साल से ही इस रसोई में काम कर रही हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी निकल गई है।
इस रसोई में खाना बनाते बनाते। माँ जी, भले ही तुम्हारी पूरी जिंदगी इस रसोई में खाना बनाते हुए निकली हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ इस रसोई में खाना बनाने के लिए, तो सारा खाना मेरे हिसाब से ही बनेगा। जब सारे घर का राशन पानी खर्च मैं करती हूँ तो रसोई भी मेरे हिसाब से ही चलेगी। बहू की बात सुनकर पुष्पा जी शांत हो जाती हैं, क्योंकि बैठक में मेहमान हैं। अगर ज़्यादा कुछ कहेंगी तो बात बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पुष्पा जी इतना सोच लेती हैं कि जब मेहमान चले जाएंगे तो वह अपनी बहू को समझाएंगी और इस बारे में बात करेंगी। शाम को पुष्पा जी अपने बेटे बहू से कहती हैं, बेटा, तुम लोगों को हमारी चाय और खाने पीने से बड़ी दिक्कत होने लगी है, जबकि रसोई का सारा राशन पानी पेंशन के पैसों से ही आता है। जितने भी पैसे आते हैं मैं सब बहू के हाथ में रख देती हूँ, और जब से बहू ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली है तब से रसोई में खाने पीने का टोका ही पड़ने लगा है। हर चीज़ की कमी रहती है और बहू हर चीज़ के खाने पीने पर पाबंदी लगाने लगी है। 6 महीने पहले तक जब राशन पानी का सारा सामान मेरे पति लेकर आते थे, तब तो बहू भर भर कर खर्च करती थी, कहीं भी कंजूसी नहीं करती थी। लेकिन अब तो न रसोई में राशन का सामान रहता है, न सब्जियां, फल की तो बात दूर। बात सुनते ही गीता भड़कते हुए कहती है, तो क्या कहना चाहती हो माँ जी? साफ साफ कहो, क्या राशन पानी मैं खा जाती हूँ? सामने रसोई में ही तो रख देती हूँ। जितना खर्च होता है सब साथ ही करते हैं। हर महीने राशन पानी लेकर आती हूँ और सारा किचन के डब्बों में भर कर रख देती हूँ। अब खाने वाले भी तो बहुत लोग हैं, मैं अकेले थोड़ा खाती हूँ। बेटे बहू एक ही राय होकर बोलने लगे तो पुष्पा जी चुप हो गईं। उन्हें समझ में आ गया था कि बहू बेटे से कुछ कहना अब बेकार ही है। जब भी वह कहने जाती तो दोनों ही उन पर चढ़ाने लगते हैं। पुष्पा जी बेटे बहू के बदले हुए व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपने कमरे में आकर सोचने लगती हैं कि 6 महीने पहले जब मेरे पति खुद ही राशन का सारा सामान लेकर आते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। जब भी बहू खाने पीने के चीज़ें के लिए झगड़ती रहती थी। कभी रसोई में बादाम ख़त्म हो गए तो कभी काजू ख़त्म हो गए। 1 किलो काजू बादाम महीने के लगाती थी। फल की टोकरियाँ भरी ही रहती थी। अगर थोड़े से फल रह जाएं टोकरी में तो खरीदने के लिए आफत कर देती थी। अगर हम बहू से कुछ कहते कि गुंजन बेटा थोड़ा सा आराम से खर्च किया कर, अगर घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको आज के आज ही लेकर आ जाएं। कुछ चीज़ें रसोई में ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम 2-4 दिन के लिए टाल भी सकते हैं। माँ जी तुम्हें पता है मैं रोज़ बादाम भिगो कर खाती हूँ। मेरी माँ मुझे मायके में हमेशा बादाम भिगो कर खिलाती थी। ख़त्म हो गए हैं तो अभी जाओ। पड़ोस की दुकान तो रात को 10 बजे भी खुलवा सकते हैं। बहू रात के 10 बजे दुकान खुलवाकर अपने लिए काजू बादाम मंगवा लेती थी। पिछली बार जब मायके से आई थी तो रसोई में घी ख़त्म हो गया था। हालांकि मैंने अपने पति से घी लाने के लिए कह दिया था, लेकिन वह लाना भूल गए। बहू जब रसोई में गई तो घी न मिलने पर तांडव कर दिया था। तुम लोगों से घर का खर्चा नहीं चलाया जाता, लाओ मुझे दो पेंशन के पैसे, मैं सारे घर का खर्च चलाऊंगी। पिताजी को 20,000 रुपये पेंशन के मिलते हैं। इतने में तो घर का राशन पानी बहुत अच्छे से चलेगा। तुम दोनों से घर का खर्चा नहीं चलाया जा रहा है। अब मुझे पैसे दो, मैं चलाऊंगी। सुरेश जी बहू की बातों को सुनकर कहते हैं, भगवान एक काम करते हैं, हम अपने पेंशन के पैसे बहू को ही दे देते हैं। अब चाहे हम खर्च करें या बहू खर्च करे, घर का राशन पानी चलना चाहिए। कम से कम हम घर में आराम से रहेंगे। आधी आधी रात को दुकान खुलवाकर सामान तो नहीं लाना पड़ेगा।
फिर सारी जिम्मेदारी बहू बेटे की ही होंगी। वैसे भी बुढ़ापे पर अब मुझसे इतनी भागा दौड़ी नहीं होती है कि मैं बाजार जाकर सामान लेकर आऊं, और जब से बेटे की शादी हुई है तब से मैं हर दूसरे दिन बाजार से सामान लेकर आता हूँ। महीने के लास्ट में मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। इधर गीता यह सारा कलह इसलिए कर रही थी कि पेंशन के सारे पैसे उसके हाथ में आने लगे। फिर वह अपने हिसाब से पैसों को खर्च करेगी, और जैसे ही पैसे बहू के हाथ में आ गए 1-2 महीने में उसने ठीक ठाक घर का खर्च चलाया। लेकिन उसके बाद 5,000 में ही वह घर का सारा राशन मंगाने लगी। इसलिए घर में चीज़ों की कमी होने लगी। कभी नमकीन बिस्कुट ख़त्म हो जाते, तो कभी चीनी ख़त्म हो जाती, तो कभी चाय पत्ती। रसोई में कभी कुछ ढंग से मिलता ही नहीं। जब भी फ्रिज खोलो उसमें 1-2 सब्जियों के अलावा कुछ भी ना दिखाई देता। आलू प्याज भी अब 1-1 किलो ही आते, और आजकल तो प्याज महंगा चल रहा है, तो महीने भर से बहू ने प्याज खरीदा ही नहीं। जबकि हम राशन पानी लाते थे तो चाहे प्याज 10 किलो हो जाए या 100 किलो, बिना प्याज के बहू सब्जी नहीं बनाती थी। आज प्याज 100 रुपये किलो क्या हुआ, बहू ने प्याज लाना ही बंद कर दिया। पुष्पा जी को सब समझ में आ रहा था कि बहू अति से ज़्यादा पेंशन के पैसे बचा रही है, और हम लोगों को खाने पीने में इतनी दिक्कत हो रही है। बहुत देर तक पुष्पा जी कमरे में बैठी बैठी यही सब बातें सोचती रहती हैं। तभी सुरेश जी कमरे में आते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, किस सोच में डूबी हुई हो, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। पुष्पा, बहुत दिनों से तुमने देसी घी का आटे का हलवा नहीं बनाया। एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा सा आटे का हलवा बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। पति की बात सुनकर पुष्पा जी आनाकानी करने लगती हैं, लेकिन उन्हें पता है अगर वह रसोई में हलवा बनाएंगी तो बहू फिर से कुछ न कुछ कहेगी। बहू की इतनी सारी बातों की भनक सुरेश जी को पूरी तरह से नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत वह बहू को समझते थे, लेकिन इतना कुछ घर में कंट्रोल करने की कोशिश करती है इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। जब पुष्पा जी रसोई से निकली तो देखा बहू ने अपने लिए और बेटे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। पुष्पा जी का पोता हर्ष पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा दादी के लिए लेकर आता है। कहता है, दादी आप पिज़्ज़ा खाओगी, बहुत टेस्टी होता है। नहीं बेटा, तुम खाओ, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। ठीक है दादी, मैं खा लेता हूँ, कहते हुए बेटा आंगन में इधर से उधर घूमने लगता है। कमरे से गीता हर्ष को आवाज़ लगाती हुई कहती है, हर्ष जल्दी से कमरे में आओ, हमें रेडी होकर मॉल चलना है। कल तुम्हारी मौसी का जन्मदिन है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और उधर ही हम लोग कुछ खा पी कर आएंगे। अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो कुछ शॉपिंग भी करनी है। पुष्पा जी को यह सब सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है कि मेरी बहू छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोका टोकी करती है, लेकिन अपने लिए इतना सारा खर्च करती है तब उसे खर्च दिखाई नहीं देता। मेरे 2 कप चाय में भी उसे खर्च दिखाई देने लगता है। बहू का ऐसा व्यवहार मन ही मन कचोटता रहता है, और वह सोचती है कि वह ऐसा क्या करे जिससे बहू को सही रास्ते पर लाया जा सके। बेटा तो बहू को सही रास्ते पर लाने से रहा, अगर कुछ कहती हूँ तो वह भी बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं बहू को आईना दिखा सकूं, क्योंकि वह जो कर रही है वह गलत है। उसे इतना समझ नहीं आ रहा कि हमारे पैसे लेकर ही हमें आंखें दिखा रही है। वह हमें इतना लाचार नहीं बनाना चाहिए कि अपने ही पैसों के लिए बहू के आगे हाथ फैलाने पड़े, और बहू हमारे पैसों पर ऐश करे, घूमे फिरे, अच्छा अच्छा खाए और पार्टी करे, और हमें
कटोरी हलवे के लिए भी इतना सोचना पड़े। पूरी रात पुष्पा जी को बहू की यह सारी बातें कचोटती रही और उन्हें नींद न आई। पूरी रात करवटें बदलती रही। अब उन्होंने बहू को सबक सिखाने का सोच लिया था, इसलिए सुबह उठते ही नहा धोकर पूजा की और रसोई में अपने पति के लिए हलवा बनाने के लिए चल पड़ी। कल तक पुष्पा जी हलवा बनाने के लिए इतना सोच रही थी, आज अब बेझिझक रसोई में देसी घी का हलवा बना रही थी। हलवे की खुशबू पूरे घर में महक जाती है। देसी घी की खुशबू से बहू रसोई में भाग कर आई और गैस को बंद करते हुए कहती है, माँ जी क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है घी कितना महंगा है और तुम हलवा बना बना कर खा रही हो। बहू, मैं अपने पति के लिए हलवा बना रही हूँ। उन्हें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और मैं उन्हें हलवा खाने से मना नहीं कर सकती। अगर ससुर जी का कुछ मीठा खाने का मन है तो पीछे डब्बे में गुड़ रखा है, जाकर गुड़ की एक डली दे दो, मुंह का स्वाद आ जाएगा। हलवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चाय और हलवे के चक्कर में मेरे राशन की 1 महीने की चीनी 20 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। थोड़ा कम खाया पिया करो। लेकिन पुष्पा जी बहू की बात नहीं सुनती। उन्हें जितना देसी घी डालकर हलवा बनाना था बना लेती हैं। बहू की एक नहीं सुनती। इधर बहू गुस्से से तिलमिलाए जा रही थी और बार बार कह रही थी, आने दो तुम्हारे बेटे को, तब तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। शाम को जब बेटा अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है कि माँ गीता क्या कह रही है, तुम घर में मनमानी करने लगी हो, यह सुनते ही पुष्पा जी भड़क जाती हैं और गुस्सा होते हुए बेटे से कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए? क्या मनमानी कर रही हूँ मैं इस घर में? बस 1 कटोरी हलवा बना लिया या लौकी के कोफ्ते बना लेने से ही मनमानी हो जाती है? तुम्हारी पत्नी हर हफ्ते मॉल घूमने जाती है, इतना सारा खर्च करती है, हफ्ते में 4 बार बाहर का खाना मंगाती है, तब तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि वह मनमानी कर रही है या फिजूल खर्ची कर रही है? मेरी छोटी छोटी चीज़ों पर ही तुम्हें खर्च दिखाई देता है। कभी अपनी पत्नी के खर्चों पर भी लगाम लगा कर देखो। लेकिन क्या कहूँ तुमसे, तुम तो शादी के बाद एकदम से बीवी के पल्लू से बंध गए हो। तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं पेंशन के पैसे बहू को नहीं दूंगी, अपने हिसाब से घर का खर्चा चलाऊंगी। तुम अपना अलग से देख सकते हो, मेरे साथ शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही बहू एकदम से सकपका जाती है। माँ जी यह क्या बात हुई? अपने पैसे हैं तो धौर दिखा रही हो वापस लेने की। हाँ बहू, जो तुम्हें समझाना है समझना है समझो, पर अब तुम्हारी मनमानी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। 6 महीने से देख रही हूँ, हर चीज़ के लिए परेशान करके रखा है। अपने ही घर में ऐसा व्यवहार देख रही हूँ जैसे किसी पराये के घर में रह रही हूँ। और सच में अगले महीने की 5 तारीख भी निकल गई, लेकिन पुष्पा जी ने पेंशन के पैसे बेटे बहू को नहीं दिए। जितना भी खाने पीने का सामान लिया वह रसोई में रख दिया और बाकी का कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। कभी ज़रूरत पड़े, कोई आ जाए तो हम निकाल देंगे। इस बात पर बेटे बहू नाराज़ हो जाते हैं। दोनों एक ही घर में रहते हुए पुष्पा जी से बात नहीं करते। बहू काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। पुष्पा जी ने भी सोच लिया है बहू कितने दिन बात नहीं करेगी, आखिर है तो मेरे घर की बहू। एक ना एक दिन उसे समझ में आ ही जाएगा कि मैं जो भी कर रही हूँ वह उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मैं पैसे लेकर कहाँ जाऊँगी, लेकिन कम से कम उसे इतना तो समझना चाहिए कि हमारे भी कुछ खर्चे हैं, हमारा भी कुछ खाने पीने का मन करता है। हमारे ही पैसे लेकर हम पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी हैं। यह उसकी अच्छी आदत नहीं है और बेटे को भी उसकी गलतियां नज़र नहीं आती हैं। एक दिन पुष्पा जी के मायके से उनके भाई भाभी मिलने आते हैं।
तो गीता अपने कमरे से ही नहीं निकलती है। सारा खाना पुष्पा जी ही बनाती हैं, लेकिन बहू के कान रसोई की तरफ ही लगे हुए हैं कि उसकी सास खाने में क्या क्या पकवान बना रही हैं अपने भाई भाभी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं पीठ पीछे रसोई में अपने मायके वालों से मेरी बुराई कर रही हूँ। तभी पुष्पा जी की भाभी कहती हैं, जी तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दे रही। सुबह से आई हूँ, देख रही हूँ तुम ही रसोई में काम कर रही हो। क्या तुम्हारी बहू घर के कामों में हाथ नहीं बटाती? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू तो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए कह दिया था। आराम मिल जाएगा तो खुद ही वह रसोई में आ जाएगी। सास की बात सुनकर गीता चौंक जाती है। उसे तो लगा था कि उसकी सास रसोई में अपने मायके वालों से बुराई कर रही होगी, लेकिन वह तो अपनी बहू की तारीफ कर रही है। लेकिन गीता अपने कमरे से फिर भी बाहर नहीं आती और ना ही सास के मायके वालों से मिलती जुलती है। पुष्पा जी बहू के कमरे में जाकर कहती है कि आकर उनके भाई भाभी से मिल लो। तो गीता ने दो टूक सा जवाब दिया, वह तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम ही मिलो, तुम ही उनकी आवभगत करो, मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर थोड़े दिन बाद गीता के मायके में उसके भाई भाभी माँ शादी का निमंत्रण देने के लिए आते हैं। आज गीता के मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए वह सुबह से ही रसोई में खाना बनाने में लगी हुई हैं। हालांकि रात को उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी अपने मायके वालों के लिए तरह तरह का खाना बना रही है। मायके वालों के लिए वह देसी घी में पूड़ियाँ निकालने जा रही थी। देखा तो डब्बे में घी नहीं था। अपने पति को कई बार फ़ोन किया, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वह फ़ोन नहीं उठा पाया। बहू को इस तरह से रसोई में परेशान देखकर पुष्पा जी अपने कमरे से घी का डब्बा लाकर बहू को देती हुई कहती है, यह लो बहू घी, इससे पूड़ियाँ निकाल लो, चाहे रहने दो, मैं ही पूड़ियाँ निकाल देती हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गीता को पास की कुर्सी पर बैठाते हुए पुष्पा जी कहती हैं। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर गीता को अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस हो रही है। थोड़ी ही देर में उसके मायके से सभी लोग आ गए, साथ में उसकी माँ भी आई। माँ के हाथ में एक छोटा सा मिठाई का डब्बा है। एक कोने में लेकर जाकर गीता के हाथ में थमाते हुए कहती है, बेटा मैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए एक मिठाई का डब्बा ही ला पाई हूँ। तुम्हें तो पता है घर के सारे खर्चे बहू बेटे ही चलाते हैं, मेरे हाथ में इतना कुछ नहीं बचता। बड़े मुश्किल से एक मिठाई का डिब्बा मंगवाकर तुम्हारे लिए ला पाई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर गीता को समझ में आ जाता है कि वह भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। आज जब उसकी माँ ने अपनी माँ को एक एक पैसे के लिए लाचार देखा तो उसे अपने किए पर बड़ा दुख होने लगा। इधर दूसरी तरफ पुष्पा जी बहू के मायके वालों की बहुत अच्छी तरह से आवभगत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहू की तबीयत ठीक नहीं है। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर बार बार गीता के मन में यही बात आ रही है कि जब मेरी सास के मायके वाले आए तो मैं तो अपने कमरे से ही ना निकली थी, मिलने की तो बात दूर, जबकि मेरी सास ने मुझसे मिलने के लिए कहा भी था। लेकिन आज जब मेरे मायके वाले आए तो मेरी सास भाग भाग के काम कर रही है, उनकी आवभगत कर रही है। अब गीता को ऐसा लग रहा है कि कब उसके मायके वाले जाएं और अपनी सास से वह माफ़ी मांगे और बात करे। जैसे ही उसके मायके के सभी लोग वापस गए, वह सास के पास जाकर गले लग जाती है और उनसे माफ़ी मांगी। पुष्पा जी ने उसे माफ़ भी कर दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलो, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।